ओके, सो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैग्नेटिज्म, राइट। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक टाइप को देख लिया, राइट, एंड मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज और डायग्राम्स ये सब देखा। इसके बाद इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जैसे पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेट्स होती हैं उनका तीन टाइप का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जो होती है, पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेट्स होंगे उनका क्या बिहेवियर रहेगा, दे विल बी attracted very freely towards magnetic field। ठीक है। और दूसरी बात ये होता क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। जैसे कोई भी तरह की मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो, याद रखो, है ना। तो उसमें अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, वो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी मैग्नेटिज्म होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके पास भी। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, यहाँ पर पेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है जिसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तभी वो पेयर कर पाए, है ना। तो अब ये इसको ढूंढना चाहता है, ठीक है। तो जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ऐसे मटेरियल को जो पैरामैग्नेटिक है उसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये मैग्नेटिक के कांटेक्ट में आएगा तो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा उससे, क्योंकि इसको पेयरिंग करती है, राइट, है ना। तो ये बट जो पैरामैग्नेटिज्म है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, ठीक है, इसलिए ये अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन थोड़ा सा हल्का होता है। अब फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही होता है लेकिन स्ट्रांग होता है, यानी कि दे विल बी अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका रीजन क्या है, सपोज ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसमें ना कुछ एरियाज बन जाते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन्स। अब डोमेन्स जो है इनको क्या बोलेंगे, डोमेन्स। अब डोमेन का मतलब क्या है, जैसे इस रीजन की बात करते हैं यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ओरिएंटेशन में हो, फिर यहाँ मान लीजिए इधर वाले हैं तो इस डोमेन में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ओरिएंटेशन, इधर वाले तो वो सारे एक डायरेक्शन। तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन सेम है उसको हम मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग डोमेन बोलते हैं, है ना। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर ये इस तरीके से ना सब जगह सारे एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक डायरेक्शन में ओरिएंट होकर एक साथ रीजन बना लेते हैं सब में, तो उसको हम डोमेन्स बोल देते हैं। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो वो मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट हो, राइट, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा एक रीजन है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और सारे अनपेयर्ड है, तो सारे एक साथ पेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। रीजन क्या है कि ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है इसमें पूरा पूरा डोमेन होगा जो ओरिएंट होना चाहिए, ठीक है। और इसका अगर मैं एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल है आयरन। आयरन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट।
फिर उसके बाद डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है ऑलरेडी, तो उनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पेयरिंग नहीं करनी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। यहां पर बोलेंगे दे विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे हैव paired electrons, hence no tendency to pair further. नोडल रेज एनसीईआरटी है किसके पास? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड on axis of bar magnet. Magnetic field on axis of bar magnet. ये आपकी बार मैग्नेट सपोज दिस इज नॉन क्लोज ऑफ दिस इज प्लस m, दिस इज माइनस m। आप याद करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हमने करा था तो भी हमने उस डाइपोल का एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है मिडल से, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, ये r है और ये भी r डिस्टेंस। तो जब एक्सिस के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूँ, और अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो इस पॉइंट पर निकालेंगे, है ना। अब आपको फॉर्मूला शायद याद है नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्सिस वाला जो था वो था हमारा 2kp अपॉन r, याद है? नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल इट वाज kp अपॉन r। नहीं आती तो आप घर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता फॉर्मूला बार मैग्नेट का भी आएगा, एक्सिस पर भी और इक्वेटोरियल। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, और सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को देख के? एक्सिस वाला 2 म्यू p की जगह मैं देखो आपको ना रिप्लेसमेंट क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, इसको रिप्लेस करना होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से, p को रिप्लेस करना होता है m से। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फॉर्मूले हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले हैं वो सारा इससे लिख पाओ, इसको इससे रिप्लेस कर दो, इसको इससे रिप्लेस कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें 2kp है, k की जगह क्या आएगा? k का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। इसके हमने क्या लिखना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, k की जगह लिख दिया, p की जगह लिख दिया और r की वैल्यू लिख दिया, ये फॉर्मूला है। अब आप इसको सिंपलीफाई करें तो म्यू नॉट m अपॉन पाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, राइट। कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं 2km। अभी km क्या है? km का मतलब है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी कि कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिज्म। km का मतलब कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिज्म। कई क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं, मैं बता दिया। अच्छा इक्वेटोरियल का क्या आएगा? अब ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यहां पर इक्वेटोरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा? या तो km लिख दो या फिर सीधा वैल्यू पकड़ देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, p की जगह आपका आ जाएगा m और r एक्सिस, तो ये इक्वेटोरियल वाला आ गया और ये एक्सिस वाला है, नोट डाउन करिए। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कि भाई जो बार मैग्नेट है
मैं उसके एक्सिस पे इतना डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड बताऊं, है ना, तो आपको ये वाला लगा देना है। वो चिकन इक्वेटोरियल पे 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नीट्यूड बताओ, आपने लगा डायरेक्ट, वो डिफिकल्ट वाला नहीं है। और ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला क्यों बनाया है, आपको इसको याद रख के वो फॉर्मूला मिला है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, मतलब बोर्ड में एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी मेंस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बार मैग्नेट्स रखे हैं ऐसे, और एक ऐसे बार मैग्नेट, इनको ना ऐसे फिक्स कर दिया, जो बार मैग्नेट को यहाँ से बांध दिया, फिक्स कर दिया, है ना। तो ये प्लस m2 माइनस m, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ मेरा दे रखी है इसकी, जो एल मैग्नेटिक है इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी एल मैग्नेटिक जो है 7 सेंटीमीटर, है ना। पोल स्ट्रेंथ जो है वो दे रखी है सपोज 5, इसकी m2 की जो है वो 10 है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट नेट कैसे निकालेंगे। तो आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसका जो एडिशन ऑफ वेक्टर के ऑर्डर ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो m1 वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा m1, क्योंकि डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। m2 क्या आएगा, m2 का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा या फिर इधर आएगा, बताओ। इधर से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे, क्योंकि साउथ से नॉर्थ होगा तो m2 ऐसे होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए इसी का, ये m1 वेक्टर हो गया और ये m2 वेक्टर हो गया, है ना। इनके बीच में एंगल 120 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 120 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के दो वेक्टर हैं, m1 वेक्टर है, कैसे निकालें, ट्रायंगल, तो उससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। पैरेलल होना भाई, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, ये डायग्राम आप बना दो रिजल्टेंट का, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हमें आंसर निकालना है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला आ रहा है, दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू नंबर है, थीटा क्या होगा, नो इट्स नॉट, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो m1 m2 है ना, इसको आप स्लाइड करके लेके आओगे 180 माइनस, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। याद रखिए दो वेक्टर के बीच में एंगल जब भी हम देखते हैं वो हम तब देखते हैं जब दोनों की टेल्स जुड़ी। अगर टेल्स नहीं जुड़ी हैं, एक का हेड एक का टेल है, तो पहले आप दोनों की टेल्स जोड़िए, फिर देखो उनके बीच में एंगल वो होगा नेगेटिव वेक्टर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos 60, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा, आप वैल्यू इसका पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। m1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 into 5/100, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, है ना, लेकिन वो मीटर में होना चाहिए, है ना। और ये ऐसे ही भी दिया होगा, ये m1 हो गया, m2 कितना होगा 10 into 7/100, क्योंकि इसको हमें मीटर में रखना है। m1 m2 की वैल्यू डाल दो, cos 60 की वैल्यू डाल दो, आंसर। एक और क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा बस डायग्राम में चेंज किया है, ये से नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां तो नहीं क्लियरली दिख रहा है जो मैग्नेटिक वेक्टर होगा, ये m1 वेक्टर हो जाएगा, ये m,
इन दोनों के एंगल 30 डिग्री दे रहे। तो m1 मान लो 5 है, m2 10, L मैग्नेटिक अगेन 7 सेंटीमीटर, L मैग्नेटिक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप m1 m2 का वैल्यू करके रिजल्टेंट निकालोगे। ये हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर। अब नीचे वाले का लिखेंगे m नेट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 30। दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ी है ना, m2 वेक्टर इधर है m1 इधर है, दोनों की टेल जुड़ी तो उनकी एंगल 30 डिग्री हो आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी है वो थ्योरेटिकल है, वो मैं ग्रुप पे लिख दूंगा, चाहे क्लास में बता दूंगा। जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें से आपको पढ़ना, दैट्स इट। और हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।